देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम थे, ध्यान देना। इंटरनल एनर्जी, जो पिछली प्रॉब्लम मैंने क्या पूछी थी, गैस के लिए पूछ रहा था मैं, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और फिजिकल स्टेट भी कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू जीरो आएगा, जो प्रेशर वॉल्यूम मैंने दिया था ना उसमें डेल्टा यू जीरो रहेगा। इसको आप ऐसे लिख लो, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ मास। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ मास, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड फंक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Internal energy is the function of mass, function of temperature and intermolecular forces. अगर आप ये कहें कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो कौन सा सिस्टम होगा, ओपन, आइसोलेटेड और क्लोज्ड? मास अगर कांस्टेंट है तो या तो क्लोज्ड सिस्टम होगा या आइसोलेटेड सिस्टम होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये कैसे पता लगेगा? तो ये रहेगा कि फेज में कोई चेंज ना आए, सेम फेज, सेम फेज ऑफ सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी, ये जो मास की है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की है, वो तो कांस्टेंट है, के डैश लिख रहा हूं मैं। इट विल बी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर ये दो कंडीशन लगा दें तो मास की और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई। इंटरनल एनर्जी होगी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के फंक्शन में जो एनर्जी आती है सिस्टम की, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कौन कौन सी एनर्जी होती है वो, तो कई एनर्जीज हैं वैसे तो, बट ये तीन इंपॉर्टेंट एनर्जी हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये तीन मेजर एनर्जीज हैं विच आर ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। और अगर सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज आया तभी ये तीनों एनर्जी चेंज होंगी, वाइब्रेशनल। इन तीनों एनर्जीज को चेंज करने के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम का टेम्परेचर। और टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करें तो सबसे ज्यादा चेंज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में आएगा।
सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करें तो मैक्सिमम चेंज आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में मिलता है। और मिनिमम चेंज मिलता है आपको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में। एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपको दे रहा हूं, डाटा आपको दे रहा हूं, वो ये है कि अगर आपको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है तब आपको टेम्परेचर में लार्ज चेंज करना पड़ेगा। लार्ज चेंज मतलब कितना? 400 डिग्री सेल्सियस और 500 डिग्री सेल्सियस और 600 डिग्री सेल्सियस। when you do this much large change in temperature, then you can observe change in vibrational kinetic energy. अगर आप 100 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करते हैं, 50 डिग्री चेंज करते हैं, तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बोल रहा हूं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। अब मैं ये 3 टर्म बोल रहा हूं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये मान के कि आपको इनकी मीनिंग मालूम है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? होपफुली फिजिक्स में आपने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ ली होगी। फिजिक्स में ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ी है कि नहीं? तो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब मोशन अलोंग अ लाइन, मोशन इन वन डायरेक्शन। और लीनियर मोशन। तो टेम्परेचर चेंज करने पे सबसे ज्यादा कौन सी मोशन में चेंज आएगा? पार्टिकल्स की, सिस्टम के पार्टिकल्स की ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज आएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं, क्योंकि सारा कुछ इसी के अबाउट घूमने वाला है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसके बाद आपको मैं फ्री करूंगा। ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान दो। मान लीजिए मेरे पास ये कंटेनर है और मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऐसी गैस लो जो एंगल पे हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसको ऐसे विजुलाइज करो, बॉन्ड को आप एक स्प्रिंग की तरह सोचो। बॉन्ड को आप एक स्प्रिंग की तरह सोचो। डबल बॉन्ड है तो 2 स्प्रिंग सोच लो। थिंक लाइक दिस। ये है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होंगे जो लीनियर होगी, एक डायरेक्शन में जाएगी। पूरा मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा होगा। कहीं भी। ये तो हो गई लीनियर मोशन। पूरा मॉलिक्यूल एज ए होल मूव करे, ये लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन किसको कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे, आप इसके एक्सिस डिफाइन कर दो।
विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ये मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा हो अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो उसे कहेंगे रोटेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन किसको कहेंगे? ये स्प्रिंग का कॉन्ट्रैक्ट होना और स्प्रिंग का एक्सटेंड होना, एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये मोशन कहलाती है वाइब्रेशनल मोशन। तो ये है लीनियर मोशन, ये अबाउट दिस एक्सिस से रोटेट करे, दिस इज रोटेशनल मोशन एंड दिस इज वाइब्रेशनल मोशन। इन तीनों मोशन के इन तीनों मोशन के ओरिजिन का नाम है टेम्परेचर। दे आर बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इन तीनों को आप थर्मल मोशन भी कह सकते हैं, थर्मल मोशन भी नाम दे सकते हैं। लीनियर, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, दे आर थर्मल मोशंस। अब अगर इस गैस सैंपल का टेम्परेचर चेंज करें तो कौन सी मोशन में चेंज सबसे ज्यादा अपीयर होगा? मैं ये बात कह रहा था कि कौन सी मोशन में सबसे ज्यादा चेंज अपीयर होगा। तो आंसर है लीनियर मोशन में सबसे ज्यादा चेंज अपीयर होगा और वाइब्रेशनल मोशन में मिनिमम चेंज। ये बात आपको समझ में आई सबको? इन तीनों एनर्जीज का रीजन है टेम्परेचर ऑफ द गैस, और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये तीनों एनर्जी चेंज होती हैं, बट सबसे ज्यादा चेंज अपीयर होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। मैं ये कहूं कि रोटेशनल और वाइब्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होता है, इनफैक्ट बहुत कम होता है। अभी हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। बट दीज आर द एनर्जीज ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सबको दिमाग में रखना है, ये पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाला है कि इंटरनल एनर्जी इन तीनों की एनर्जी है, और कौन कौन सी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में इंक्लूडेड नहीं है, कौन सी एनर्जी इंक्लूडेड नहीं है। तो एक तो है प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी और दूसरी है ग्रेविटेशनल एनर्जी। एक्सेप्ट, मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि ये बार बार आपसे गलती होने वाली है न्यूमेरिकल्स में। एक तो पीबी एनर्जी नहीं आएगी और दूसरी ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैं क्लास यहां पे एंड कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।